नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इंडोनेशिया के बाली के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं पीएम मोदी ने 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को है। करीब 45 घंटे के अपने प्रवास के दौरान पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं दुनिया के दिग्गज 20 देशों के समूह G20 के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा पीएम मोदी इसमें हिस्सा लेने वाले 10 देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसमें बहुपक्षीय व द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं G20 संगठन का अगला अध्यक्ष भारत है और इसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाली है। इस नजरिए से भी पीएम मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि शिखर सम्मेलन 3 सत्रों में होगा और पीएम मोदी इन तीनों सत्रों में दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ हिस्सा लेंगे। यह पूछे जाने पर कि पीएम मोदी की मुलाकात किन वैश्विक नेताओं से होगी, इसके जवाब में क्वात्रा ने बताया कि इस बारे में संबंधित देशों के साथ बातचीत की जा रही है और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सो एक्साइटेड। मैं यहाँ पे एक दूसरे प्रोग्राम के लिए आई थी एंड ये मुझे मौका मिला क्योंकि मैं यहाँ पे पहले काम कर चुकी हूँ। यहाँ पे ICCR का जो सेंटर है वहाँ पे एज अ डांस टीचर मैं काम कर चुकी हूँ और ये मेरे लिए इतना बड़ा मौका है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बाली में आ रहे हैं जहाँ पे मैंने इतने सालों तक काम किया है। और आप सबको पता है कि बाली की धरती कितनी पावन धरती है और यहाँ का कल्चर, स्पेशली इंडियन कल्चर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके कल्चर में भरे हुए हैं। तो ये और मैं यहाँ पे एक ऐसा, आई एम सो एक्साइटेड, यू कैन अंडरस्टैंड आई एम फम्बलिंग बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हिम और इन फ्रंट ऑफ द इंडियन कम्युनिटी हियर। बहुत अच्छे लोग हैं बाली में, इंडियन से बहुत सारे, सिर्फ बाली के नहीं बाकी शहरों से भी, बाकी जो प्रोविंसेस है बाली में, इंडोनेशिया में, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं और सबके सामने परफॉर्म करना, इंडियन कल्चर को दिखाना। और हमने कुछ कोशिश किया है एज अ कोरियोग्राफर। आई एम हियर फॉर दिस इवेंट एंड I tried to include Indonesian dance, Indian dance, Bollywood dance, then also some folk movements, some creative movements. So like it's a kind of amalgamation of different types of performances. Also we choreographed with yoga. So that means we are trying to present everything like yoga to Bollywood dance to Indian classical dance. I do Indian classical dance, Odissi. So it's a great opportunity for me to present Odissi in front of that good audience, that big audience. I'm so excited. Thank you so much, Pompey. Thank you. What's your name? My name is Pompey Paul. I'm from West Bengal. I'm an Odissi dancer. We are so excited to meet Shri Narendra Modi ji tomorrow, and we are, in person that too, and we are over excited. We came yesterday itself to welcome him all the way. So happy. कि प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इंडोनेशिया के बाली पहुंच चुके हैं। वहीं पीएम मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर को है। आपको बता दें कि करीब 45 घंटे के अपने प्रवास के दौरान पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि वहीं दुनिया के दिग्गज 20 देशों के समूह G20 के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेने वाले 10 देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसमें बहुपक्षीय व द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं G20 संगठन का अगला अध्यक्ष भारत है और इसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाली है। इस नजरिए से भी पीएम मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि शिखर सम्मेलन 3 सत्रों में होगा और पीएम मोदी इन तीनों सत्रों में दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ हिस्सा लेंगे। यह पूछे जाने पर कि पीएम मोदी की मुलाकात किन वैश्विक नेताओं से होगी, इसके जवाब में क्वात्रा ने बताया कि इस बारे में संबंधित देशों के साथ बातचीत की जा रही है और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर करुणोदय सिंह हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, साथ ही पीयूष पंत जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही दीपक राय जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट। तीनों मेहमानों का एएनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार जी पीयूष पंत जी, आपका रुख करेंगे। पीयूष पंत जी, जिस प्रकार से बाली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, यह बाली में जाना पीएम मोदी का देश के लिए कितना अहम हो सकता है, भारत के लिए? नहीं, देखिए, बाली में तो उन्हें जाना ही जाना था, क्योंकि वो भारत के अध्यक्ष सरकार के हेड है जी। और भारत चूंकि G20 का सदस्य है, इसलिए तो उनको जाना ही जाना था जी। लेकिन अब जो भारत को इस फोरम की जो अध्यक्षता मिलने जा रही है, वो भारत के लिए एक अहम रहेगा और वहां पे उसके मद्देनजर मोदी का वहां जाना और वहां लोगों तमाम स्टेट हेड से मुलाकात करना जी। और उनको इनवाइट करना भारत में आने के लिए, ये चीजें कई महत्वपूर्ण रखती हैं। ये एक मौका होगा कि बाली में वो तमाम जो राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो है, जो सरकार के जो हेड हैं, उनके साथ मुलाकात करके और एक अपने जो भारत के नेतृत्व की एक जो है वहां पे एक परिचय वो वहां पे दे सके। इसका एक अच्छा मौका है, क्योंकि 1 साल का जो पीरियड होगा वो भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो संकट, आर्थिक संकट जो है पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है और खासकर यूक्रेन और रूस के बीच का जो युद्ध है उसको लेते हुए जो है स्थितियां बनी हुई हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और चीन और ताइवान को लेके जो समस्याएं, हालांकि अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं, उसको आज जो है कि बाइडेन ने और शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई है, ऐसी खबर आ रही है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की एक अहम भूमिका हो जाती है कि आगे के अगले 1 साल में जो नेतृत्व प्रदान करना है और जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो पोस्ट पैंडेमिक जो है कि हेल्थ की क्राइसिस का जो है उसको, हेल्थ को दूर करने की समस्या को दूर करने का मामला हो, जो आपका क्या नाम ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है, क्लाइमेट चेंज का मामला हो, दूसरा जो है कि आपका ऊर्जा का जो संकट है उसको लेके जो एक बेहतर ऊर्जा उपलब्ध कराने की बात जो है, उसमें सहयोग की जो बात है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जो ये समय ऐसा है कि आज मोदी जी को ये मौका मिलेगा कि वो तमाम नेताओं से, तमाम राष्ट्र के जो हेड हैं, उनसे जो बात करके जो है वो एक आने वाले समय के लिए अपना जो नेतृत्व भारत को मिलने जा रहा है उसकी राह को जो एक सुगम राह बनाते हुए और एक मीनिंगफुल लीडरशिप प्रोवाइड करने की मुझे लगता है कि एक शुरुआत इस समिट से जो है वो मोदी जी कर सकते हैं। जी करुणा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी करुणा जी, जिस प्रकार से अभी G20 में प्रधानमंत्री मोदी बाली पहुंचे हैं, लेकिन 2023 में होने वाले G20 समारोह की जो अध्यक्षता वो भारत करेगा, यह देश के लिए कितना अहम हो सकता है? देखिए, ऐसा है, G20 और दूसरे जो संगठन हैं, बहुपक्षीय संगठन हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि जैसे G7 है, नेटो है, वो पश्चिमी देशों के लीडरशिप में है। दूसरा संघाई कोऑपरेशन है, ब्रिक्स है, ये विकासशील देशों के संगठन हैं। लेकिन G20 एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें विकसित देश भी हैं, विकासशील देश भी हैं। और पहले के जो G20 समिट हुई वो आज की समिट से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि आज दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर ज्यादा बातचीत होगी और भारत के प्रधानमंत्री वहां निश्चित रूप से अपना इंप्रेशन छोड़ेंगे, क्योंकि आज विश्व के सामने 4 प्रमुख रूप से समस्याएं हैं। एक तो पेंडेमिक की है, स्वास्थ्य वाली समस्या है जिससे पूरा विश्व अभी भी जूझ रहा है और उसके बारे में कोई सार्थक कदम उठाने की बात है। दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी की समस्या है, विशेष रूप से यूक्रेन के संकट के बाद ये समस्या हो गई है। और एक जो चौथा पॉइंट है वो है तकनीकी, और विशेष रूप से फाइनेंशियल सेक्टर की तकनीकी है। उनका जनता के विकास के लिए विभिन्न देश किस तरह से यूज करें, विशेष रूप से डिजिटलाइजेशन वगैरह का है। तो इन 4 पक्षों को लेके ये मीटिंग महत्वपूर्ण होगी। और भारत इसके बाद में 2023 में केवल G20 का ही अध्यक्ष नहीं है, SCO का भी भारत अध्यक्ष होगा। तो SCO बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें रशिया भी है और सेंट्रल एशिया के देश हैं।
तो इन दोनों को किस तरह से एससीओ के जो एजेंडा है उसका और G20 के एजेंडा को भारत किस तरह से समन्वित करता है, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि भारत जिस तरह की कूटनीति के दृष्टिकोण है उससे मुझे लगता है इनमें सामंजस्य बैठाएगा और जो भारत एक वैश्विक दृष्टिकोण से ऐसा करेगा कि विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं उनमें कोई सामंजस्य बैठा के एक अच्छा सार्थक डायलॉग करने का भारत प्रयास करेगा और सब पूरे विश्व की समस्याएं हैं उनको देख के भारत कुछ करे, न कि विकसित देशों की समस्या वो विकसित देशों की अपनी है। विकसित देश ये सोचते हैं कि उनकी समस्या दुनिया की समस्या है, विकासशील देश सोचते हैं कि विकासशील देशों की समस्या वो दुनिया की समस्या है। लेकिन इन दोनों में सामंजस्य बैठा के जो दुनिया की समस्याएं हैं उनके लिए भारत सार्थक कदम उठाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष इस समय है कि पश्चिम की जो कूटनीति है रशिया को आइसोलेट करने की, उसमें पश्चिम मुझे लगता है कि कुछ सीमा तक सफल रहता लग रहा है, क्योंकि पुतिन आ नहीं रहे हैं और जो रशिया के समर्थक देश हैं जैसे चीन है या दूसरे देश हैं क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। और उसकी छाप जो 2023 में G20 की भारत की अध्यक्षता में होगा उस पर उसकी निश्चित रूप से छाप रहेगी, क्योंकि रशिया तब तक यूक्रेन क्राइसिस क्या रहता है, रशिया G20 में रहता है, किस रूप में रहता है, तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक तो भारत विकसित और विकासशील देशों से के जितने संगठन हैं उनमें सामंजस्य बैठाएगा। एक जो रशिया को यूक्रेन क्राइसिस को लेके संकट है और पश्चिमी देशों की कूटनीति रशिया को आइसोलेट करने की है, उसको भारत किस तरह से हैंडल करता है ये चुनौती भी है और भारत इसमें सार्थक पहल भी करेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी दीपक राय जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं इसलिए आपसे समझने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से पीएम मोदी का बाली में जाना और जो भी देश की समस्याएं हैं वहां पर, जैसा कि अभी करुणेश सिंह ने बताया कि जो देश वहां पर विकासशील देश भी हैं, विकसित देश भी हैं, लोग शामिल हो रहे हैं वहां पर, लेकिन जब भारत की वहां पर एंट्री होती है, पीएम मोदी वहां पर गए हैं तो जाहिर सी बात अपने देश की बात होगी, तो वहां पर पीएम मोदी की जो भी मुद्दे उठेंगे वहां पर, चाहे देश के मुद्दे हों या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, तो इसको राजनीतिक रूप से आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए संदीप जी, सबसे बड़ी चीज है कि आज 4-5 साल से जो भारत अपनी भूमिका निभा रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो आज पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा एक तरह से केंद्र बन गया जी। आप देखिए, चाहे समस्याएं ऊर्जा की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं की हो, चाहे खाद्यान्न की हो, चाहे डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसमें हो, चाहे पश्चिमी देशों में देखिए जिस तरह से उठापटक हो रही है, तो सभी में एक तरह से भारत जो बहुत अग्रणी और बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो आज उसी का एक तरह से रिवार्ड कहिए कि आज मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके वजह से जो भारत की भूमिका को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो सबसे बड़ी चाहे स्वास्थ्य सेवाएं देखिए, तो केवल इंडिया में नहीं, भारत जो है पूरे, अब जो आप कोरोना पैंडेमिक की जो वो थी वैक्सीन थी, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने सप्लाई किया, तो वो एक बहुत ही अग्रणी भूमिका रही। चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में भी देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में भी कई तरह से जो हम हमारे ट्रेडिशनल जो केवल तेल और पेट्रोल और इधर पे जो हम डिपेंड करते थे, उससे शायद कहीं अलग सोच करके हमने इथेनॉल और भी जो चीजों पे यूज करना शुरू किया, जिससे कि जो है ऊर्जा के जो और भी जो ऑप्शन है उस पर किया जाए। तो इन सब चीज जो चुनौतियां आज विश्व के सामने हैं, तो भारत जो है हमेशा 4-5 साल से, चाहे आप कहिए तो बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो आगे आने वाले समय एक प्लेटफॉर्म मिला है, नेक्स्ट ईयर जो है ये होस्ट करेगा इंडिया, तो और भी कैसे हम और अच्छे मतलब इफेक्टिव रोल में आवे और इफेक्टिव मॉडल में आवे, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक तो सही अवसर है और शायद उसमें भारत जो है निभा रहा है और मोदी जी भी जो बहुत सक्रिय निभा रहे हैं, तो भारत की एक तरह से एक बहुत बड़ी लंबी छलांग होगी इसके लिए। जी पीयूष पंत जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से 2023 में भारत भी अध्यक्षता करेगा G20 की, वहाँ भी लोग बाहर से आएंगे, चाहे जो भी देश G20 में शामिल हैं वो बाहर से आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से, तो क्या भारत में सुरक्षा के दृष्टिकोण से G20 दिल्ली में हो रहा है, तो इसके लिए अंतिम रूप देने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को कोई और खासा इंतजाम करने पड़ेंगे सुरक्षा की दृष्टि से? कैसे देखते हैं इसको आप? हाँ देखिए संदीप जी, निश्चित रूप से जब देखिए अंतर्राष्ट्रीय समिट होती है तो उसको जो है सुरक्षा को लेके आप जो है अलग से जो है एक्स्ट्रा जो है मेजर्स उठाने पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है भारत जो है कि इस मामले में सक्षम है। भारत जो है ये कोई पहली बार नहीं है, भारत जो है पहले भी जो इस तरह के आयोजन होते रहे हैं
और तमाम राष्ट्राध्यक्ष आते रहे हैं यहाँ पे। तो उस मामले में भारत का अपना रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भारत को एक्स्ट्रा विजिलेंट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो ये ऐसा फोरम है G20 जिसमें सभी देशों के जितने भी जो बड़े बड़े देश हैं उनके भी जो सरकार के मुखिया हैं वो आते हैं, और दूसरे जो देश हैं उनके भी आते हैं। तो निश्चित रूप से एक चुनौती तो होगी, लेकिन जहां तक आपने सवाल ये पूछा सुरक्षा का, तो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा मेजर करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए कि वो एक जिम्मेदारी भी बनती है भारत की। जो भी यहाँ पे विदेशी मेहमान आते हैं और इतना बड़ा समिट होगा, और उसमें बहुत से चीजें, जिस तरह की एक हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का जो एक उनके बीच में युद्ध चल रहा है लगातार, उसको लेके जो है कि बहुत सी आशंकाएं पैदा होती हैं। भारत के पड़ोस में भी जो है कि लगातार हम देखते हैं आतंकवादी गतिविधियां जिस तरह से होती है, वो उसका भी एक खतरा तो वहां पे है ही है, क्योंकि वो भी पड़ोसी से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो। तो वो भी जो वहां पे जो खासकर पाकिस्तान से जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो ऐसा हो सकता है, खतरा हो सकता है कि एक भारत को बदनाम करने के लिए, जो कि भारत ये अध्यक्षता करेगा, कुछ इस तरह की जो है कि गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन भारत जो है सुरक्षा के मामले में जो है अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेके और अपने जो है बॉर्डर्स को लेके काफी जो है कि विजिलेंट रहता है, और भारत के लिए इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि इस आयोजन में जो भी लोग आ रहे हैं, वीआईपीज आ रहे हैं, वीवीआईपीज आ रहे हों, तो उनके सुरक्षा को प्रोवाइड करने के लिए कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से एक्स्ट्रा मेजर्स उठाने ही पड़ेंगे, और हर सरकार उठाती है, जिस देश में भी होता है वहां वो इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, और भारत भी इस तरह के कदम उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, करुणेश सिंह जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता आ रहा है, इसको लेकर भी वहां पीएम मोदी कोई न कोई इस पर रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध से कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश हैं उनको भी काफी, चाहे अर्थव्यवस्था में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो इसको लेकर भी क्या कुछ वहां पर बात हो सकती है और क्या निष्कर्ष निकल सकता है उसमें? देखिए, भारत की नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है जी। भारत किसी भी तरह के युद्ध के और किसी तरह के हथियारों के प्रयोग के विरुद्ध है। भारत ये चाहता है कि किसी भी देश के बीच में, किन्हीं भी देशों, चाहे विकसित हो विकासशील हो, कोई समस्या है तो वो डिप्लोमेसी और डायलॉग से रिजोल्व की जाए। ये भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। और भारत इसके अलावा अब 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा, और अध्यक्षता करने का एक समिट नहीं है, समिट तो साल भर बाद होगी, लेकिन उससे पहले साल भर बहुत से इवेंट चलेंगे। तो उसमें केवल युद्ध को लेके या केवल आर्थिक गतिविधियों को लेके, तकनीकी को लेके, इन्हीं को नहीं, हर सेक्टर में सेक्टर वाइज अलग अलग मंत्री समूह की मीटिंग होगी, और इन देशों के मंत्री हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स है या कोई हेल्थ मिनिस्टर है, इनकी अलग अलग मीटिंग होंगी, और सेक्टर वाइज भारत कंक्रीट कोई प्लान बनाएगा, और समस्त विश्व के कल्याण के लिए कैसे काम किया जा सके, इसके लिए भारत अगली समिट में कुछ न कुछ प्रस्ताव लेके आएगा। क्योंकि इससे पहले बहुत मीटिंग होगी, सीरीज होगी मीटिंग की, एक ही मीटिंग नहीं होगी, बहुत सीरीज ऑफ मीटिंग्स होगी अलग अलग सेक्टर्स की, और उससे कोई न कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। हो सकता है उसमें डिफेंस को लेके, सुरक्षा को लेके भी कोई मीटिंग हो, और उसके लिए भी भारत भविष्य के लिए दुनिया में युद्ध नहीं हो, युद्ध को कैसे रोका जाए उस दिशा में नहीं जाए, और राष्ट्र अपने हथियार यूज नहीं करें। हो सकता है निरस्त्रीकरण, जो कि भारत का पुराना दृष्टिकोण है, भारत निरस्त्रीकरण की बात करे कि हथियारों की होड़ से विश्व को बहुत बड़ा खतरा है, तो उसके लिए कुछ कदम उठाए जाए, तो निश्चित रूप से भारत कोई न कोई सार्थक तरीके से काम करेगा। और अभी जो प्रेजेंट में है, मेरे को लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि रशिया को एकदम से आइसोलेट करके स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ा जा सकता है, इसलिए आइसोलेट नहीं किया जाए, रशिया को भी डायलॉग के पार्टनर के रूप में लाया जाए। मेरे ख्याल से ऐसा भारत प्रयास करेगा, क्योंकि आइसोलेट करने से समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि रशिया एक इंपॉर्टेंट पावर है, बिल्कुल इतना कमजोर देश नहीं है, तो उसको आइसोलेट करके दुनिया की जो गतिविधियां हैं उनसे बिल्कुल पृथक करके, जो कि पश्चिमी देश करना चाहते हैं,
उसका सार्थक परिणाम नहीं होगा और भारत ये प्रयास करेगा कि इसके लिए कुछ किया जाए। दूसरा, चीन और अमेरिका को लेके बात है कि भारत ये चाहेगा कि एशियाई क्षेत्र है, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए हो सकता है कोई प्रस्ताव रखें कि एशिया में एक सुरक्षा का वातावरण कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि बाइडेन और शी जिनपिंग की बात होगी उसमें ताइवान निश्चित रूप से मुद्दा है और ताइवान मुद्दा है तो वो एशिया के की सुरक्षा को एक खतरे का संकेत दे रहा है। तो भारत एशियाई सुरक्षा के लिए और विशेष रूप से हिंद प्रशांत की सुरक्षा के लिए भी हो सकता है कि कोई पहल करे इस सम्मेलन में। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय रूप से हमारे प्रधानमंत्री बहुत से नेताओं से मिलेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये तो बहुपक्षीय संगठन है, ये तो होगा ही, वो अपनी जॉइंट कम्युनिटी होगा, कोई बहुत से प्रस्ताव पास होंगे, लेकिन द्विपक्षीय रूप से जो बातचीत होगी वो और अधिक समझ को विकसित करेगी और हो सकता है कि द्विपक्षीय तरीके से किसी देश के साथ कोई और समझौता पे भी हस्ताक्षर हो जाएं। ये कह नहीं सकते हैं अभी, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो द्विपक्षीय है वो भी साइडलाइंस में बातचीत होगी, वो भी भारत के लिए महत्वपूर्ण होगी। जी दीपक राय जी, जानकारी यह भी मिल रही है कि पीएम मोदी ऋषि सुनक से भी बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे उनसे। क्या ऋषि सुनक से पीएम मोदी का मिलना देश के लिए, भारत के लिए क्या कुछ अहम और अच्छा साबित हो सकता है? जी सही कहा आपने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है 10 राष्ट्राध्यक्षों से मिलने की, तो उससे जो है जो पर्सनल मीटिंग होगी तो हर मुद्दों पे बात होगी और उससे फायदा ही होना है। ऋषि सुनक से जहां तक बात करने की बात, उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होने की बात हो रही है। इससे हो जाएगा तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो वो है मतलब जो व्यापार है वो काफी उससे रास्ता सुगम होगा और व्यापार बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बैठक होगी और उसका अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच बहुत ऐतिहासिक समझौता होगा, इसका फायदा बहुत होगा। दूसरी तो और भी ऐसे मुद्दे, चाहे पैरिस से मीटिंग हो इनकी, चाहे आप ओपेक कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्षों से वो, चाहे फ्रांस से हो, चाहे और भी कंट्रीज से होना है, तो उससे फायदा तो होना ही है। चाहे आप देखिए जिस तरह से ओपेक कंट्रीज और अमेरिका में जो ठनी हुई है, जब इन ओपेक कंट्रीज ने तेल का उत्पादन 2 बैरल कम कर दिया है, जो कि अभी भी कमी है, उसके बावजूद बनकर उससे काफी तनातनी है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी जी चाहेंगे कि उसको सॉल्व किया जाए और एक तरह से पूरे इनके कोई भी डिसीजन जो भारत का है वो ये चाहता है कि पूरा विश्व से उसका फायदा हो। तो चाहे आपकी पश्चिमी देशों की तनातनी हो, चाहे आप देखिए अभी जो मुद्दा है ताइवान के साथ, तो सबसे बड़ी चीज ताइवान का सबसे बड़ा योगदान चिप में है, जो 65% प्रोडक्शन चिप का ताइवान में पूरे वर्ल्ड का होता है। वहां भी जो इस तरह से तनाव हो रहे हैं चाइना ताइवान के बीच, तो उससे पूरे वर्ल्ड जो प्रभावित होगा। तो इस तरह की चीजें जो है कि भारत चाहेगा कि एक शांतिपूर्ण समाधान निकले जिससे सभी पूरे विश्व का कल्याण। जी पीयूष पंत जी, जैसे अभी रिश्ते चल रहे हैं चीन और अमेरिका के, तो इसको लेकर भी क्या वहाँ कोई बातचीत हो सकती है कि जो रिश्ते हैं चीन और अमेरिका के लिए वह देशों के लिए सही नहीं है, दुनिया के लिए सही नहीं चल रहे हैं, इसको लेकर भी क्या कुछ वहाँ पर बातचीत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल बातचीत। देखिए, ये जो फोरम है वो है बातचीत का ही फोरम है जी। ये आपस में बातचीत ही होती है वहां पे, तमाम ऐसे मुद्दों को जो कि ग्लोबली सभी को प्रभावित करते हैं, सारे सदस्य देशों को प्रभावित करते हैं, उसको लेके। और खासकर जहां पे इस तरह की कहीं पे टेंशन है, कोई दो देशों के बीच में अगर आपसी मनमुटाव है या आपसी जो संघर्ष है उसका अगर कुप्रभाव पड़ रहा है बाकी वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर या दूसरे जो देश हैं उनके ऊपर, तो निश्चित रूप से यहाँ पहल की जाती है कि इस ऐसे मुद्दों को रिजॉल्व किया जाए। और अच्छी खबर ये है कि देखिए ऑलरेडी जो है जो खबरें आ रही हैं कि आज जो है कि जो बाइडेन और जो है कि शिपिंग के बीच में जो है एक मुलाकात हुई है और एक अच्छी मुलाकात हुई है। जो बाइडेन ने कहा कि मुलाकात अच्छी रही है, तो जबकि तनातनी थी दोनों को, ताइवान को लेकर दोनों के बीच में काफी तनातनी थी। तो ये एक यही इन फोरम्स का फायदा होता है कि यहाँ पे आप मिलते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, जो आपकी गलतफहमियां उसको दूर करते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि आगे बातें और बढ़ेंगी। भारत भी इसमें जो है कि प्रधानमंत्री मोदी भी एक पहल इसमें मुझे लगता है करना चाहेंगे। हालांकि चीन से भारत के अभी जो है इस समय रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है और जिनपिंग से भी जो है कि प्रधानमंत्री मोदी के अभी इक्वेशन वो नहीं है जो पहले शुरुआत में जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, तो जो उनके मधुर संबंध थे
वो अब नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है कि ये फोरम ऐसा है जहां आप जो है व्यक्तिगत अपने जो मनमुटाव को भुला करके जो है कि आप कोशिश करते हैं कि सभी देशों को एक साथ एक मंच पे लाया जाए और आपसी जो है मतभेद है उनको भुलाया जाए, ताकि आपके जो मतभेद हैं वो जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था को और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित न करे। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी और अमेरिका और चीन के बीच के रिश्ते और बेहतर होंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, जो कि आज की इस घटना से संकेत मिल भी रहे हैं। अभी देखिए अगले कल भी क्या होता है। तो एक मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बढ़ेगी। उधर यूक्रेन और रूस के बीच भी जो थोड़ी बहुत है वो, हालांकि न तो उनके विदेश मंत्री आए न पुतिन आए, विदेश मंत्री आने वाले थे लेकिन वो शायद बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए, वो नहीं आए हैं। यूक्रेन भी जो है ऑनलाइन ही इसमें शामिल होने वाला है। तो निश्चित रूप से फिर भी एक पहल होगी, वहां जो भी देश वहां जमा हो रहे हैं, 20 देश वहां पे जमा हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि बाकी जो देश है, इस तरह का जो एक टेंशन है, इस तरह का जो एक युद्ध की स्थिति बनी है, वो जल्द से जल्द खत्म हो। क्योंकि देखिए वो उन दोनों देशों के लिए आत्मघाती नहीं होता है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये जो है एक नुकसानदेह होता है। इस तरह कोई भी युद्ध आज के समय में हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता है। और हमने देखा जिस तरह से जो नुकसान हुआ है, और हमारा देश भी जो है, भारत भी जो है कि अर्थव्यवस्था भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, चाहे ऑयल का मामला हो, चाहे दूसरे और चीजों को लेके। तो निश्चित रूप से एक पहल होगी और मुझे लगता है कि रिश्ते बेहतर होंगे। ये फोरम होता ही इसीलिए है। और इससे भी महत्वपूर्ण बायलैटरल जो बातचीत होती है वो होती है। एक तो होती है कि आप सारे देश मिलते हैं, मल्टीलेटरल जो फोरम है ये G20 का, वहां बातचीत होती है, एक औपचारिक बातचीत होती है। लेकिन एक जो बायलैटरल जो बातचीत होती है उसमें जो आपके जो एक समझौते होते हैं वो कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की बातचीत होगी और ये देश आपने परस्पर जो है अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जी दीपक राय जी, पीएम मोदी ने कहा था कि जो भारतीय मूल के निवासी वहां पर, उनसे मिलने के लिए मैं उत्सुक हूं और उनको संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। लेकिन वहां पर अभी तस्वीरों में देख रहे थे हम, पीएम मोदी वहां पहुंच चुके हैं और जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे मिल भी रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए संदेश जी, जो मोदी जी जहाँ पे जाते हैं मतलब पीआर जो है बहुत स्ट्रांग है, शुरू से रहा है। एक तरह से ये भी कि एक जहाँ भी जाते हैं भारतीयों की चिंता रहती है, भारतीयों से मिलने की कोशिश करते हैं और वहां से इंटरेक्ट भी करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वो है। तो इस तरह जो है काफी मतलब ये इनका हमेशा एक पब्लिक जेस्चर जो है हमेशा पॉजिटिव रहा, बहुत एग्रेसिव रहा है। और तो ये पब्लिक इसीलिए पसंद करती है, मतलब ये भी चाहते हैं कि दोनों तरफ से म्यूचुअल एक वो अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब एक दूसरे से रिस्पेक्ट है। तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों से मिलें, मतलब वो बीच में भी जाना चाहते हैं, चाहे बच्चों से मिलना चाहते हैं। तो ये तो होता है कि जब भी कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर चाहे हेड जाता है किसी भी कंट्री का दूसरे कंट्री में, तो अपने लोकल लोगों से मिलने की कोशिश करता है। एक ये राजनीतिक एक तरह से कहिए कि जेस्चर है एक अच्छे नेता की, अच्छे डिप्लोमैट की। तो उसमें मोदी जी हमेशा खड़े होते रहे, तो वो करते रहते हैं। जी करुणी सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि पीएम मोदी वहां पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, लेकिन इस द्विपक्षीय जो वार्ता होगी, अगर देखा जाए तो देश में इस समय बेरोजगारी और महंगाई और जीडीपी काफी बड़ा मुद्दा है। इस पर विपक्ष भी सरकार को लगातार घेरती रहती है। क्या इन जो भी बड़े ग्लोबल जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी या महंगाई ले लें, क्या इसको लेकर भी वहां पर द्विपक्षीय वार्ता में कोई निर्णय लिया जा सकता है? कोई बड़े फैसले आ सकते हैं इस पर वहां से? देखिए, द्विपक्षीय मुद्दों में जैसे ब्रिटेन के साथ आपने बताया ऋषि सुनक से मुलाकात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड की जो बातचीत है वो बहुत एडवांस स्टेज पे है और उसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन की जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये कह रहे हैं कि वैश्विक रैंकिंग के आधार पे हम स्टूडेंट्स को हमारी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देंगे। और भारत की जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वैश्विक रैंकिंग में कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उससे भारतीय स्टूडेंट को नुकसान हो सकता है कि ब्रिटेन की अच्छी इंस्टीट्यूशन है उसमें भारत के विद्यार्थियों को जगह नहीं मिलेगी। तो जो ये ब्रिटेन की नीति है इसको लेके निश्चित रूप से भारत में इसके लिए ऐसा एक भाव भी जागृत हो रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं भारत में भी जो हायर एजुकेशन वाले हैं कि ब्रिटेन का ये कदम है, ये नीति है, सही नहीं है, इससे भारत के विद्यार्थियों को नुकसान होगा। तो उसके लिए निश्चित रूप से ऋषि सुनक से बात करेंगे और उस नीति में थोड़ा बहुत सुधार की बात होगी और जिससे भारत के विद्यार्थियों को वहां की ब्रिटेन की अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन की
उनमें एडमिशन मिले। तो अगर एडमिशन मिलेगा तो भारत तकनीकी दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से एक एडवांस स्टेज में जाएगा। दूसरा, निश्चित रूप से भारत का ये प्रयास होगा कि G20 है वो वैश्विक सुदृढ़ता का, वैश्विक सुरक्षा का, वैश्विक विकास का साधन बने, तीनों का साधन बनाने का भारत प्रयास करेगा। और अगर उससे वैश्विक विकास का साधन बनता है तो निश्चित रूप से उसके घरेलू स्थिति को लेके कुछ परिणाम होंगे। भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, तकनीकी विकास में मदद मिलेगी, और अगर सुरक्षा का वातावरण होगा तो भारत के साथ दूसरे देशों को भी उसमें मदद मिलेगी। तो प्रत्यक्ष रूप से वहां कोई एम्प्लॉयमेंट को लेके कोई बातचीत नहीं होगी निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक तरह का इन्फ्लेशन की स्थिति है उसको लेके बात होगी, क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है और पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था का संकट आ रहा है इसको लेके भारत कोई न कोई पहल कर सकता है। भारत ये कोई प्रस्ताव ला सकता है, या कि ये कह सकते हैं कि विश्व को आज जो जिस तरह की आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है उससे कैसे बचाया जाए और उसमें G20 क्या भूमिका निभा सकता है। तो अगर G20 विश्व के विकास में भूमिका निभाएगा, सुदृढ़ता में भूमिका निभाएगा और सुरक्षा में भूमिका निभाएगा, तो मेरे को लगता है कि G20 बहुत ही अच्छा संगठन होगा। और भारत इसके लिए अभी इस समिट में भी प्रयास करेगा और अपनी 1 साल की जो प्रेसिडेंसी होगी उसमें भारत मुझे लगता है कि बहुत सार्थक काम करेगा, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है। जी पीयूष पंत जी, आपसे सवाल रहेगा कि अगर देखा जाए कि जो जितनी भी दुनिया की 85% GDP है वह G20 जो संगठन है उस पर निर्भर करती है। तो अगर उस संगठन में से अगर कोई जो देश है, अगर G20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अगर रिश्ते खराब होते हैं या कोई समस्या आती है तो उससे क्या उसकी देश की GDP पर भी कोई असर पड़ता है इसका, या नहीं पड़ता है इससे? देखिए निश्चित रूप से अगर जो है कि जितने भी सदस्य देश हैं और उनकी जो GDP है वो निश्चित रूप से उनकी GDP जो है कि जो ग्लोबल GDP है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। क्योंकि अगर GDP किसी भी देश की जो है वो अच्छी नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो जो है कि लगातार इस स्थिति में नहीं होगा कि वो जो है जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो उसको कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि उसको लगातार जो है अपने जो है इंपोर्ट करना होगा लगातार उसको, और लगातार जो है कि वो कहीं ना कहीं जो है कर्ज लेके जो है वो उसको अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाना पड़ेगा, जिससे वो एक सकारात्मक रूप से जो है वो विश्व अर्थव्यवस्था पे के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा निश्चित रूप से। देखिए क्योंकि पूरा जो विश्व है वो अगर एक देश की भी GDP ज्यादा है तो निश्चित रूप से वो देश तो आगे बढ़ता चला जाएगा और वो अपने हिसाब से जो है कि वो नीति गतिविधियां करेगा जो कि दूसरे देशों के लिए डैमेजिंग हो सकती है। वो इसीलिए जो है कि अगर आप जो है कि ये समूह बनते हैं ताकि एक सामूहिक रूप से जो है कि सबको साथ लेके समावेशी विकास की बात इसीलिए की जा रही है कि जिसमें जितने भी इसमें देश है वो एक साथ समानता के आधार पे आगे बढ़ते चले जाएं, उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर न हो, क्योंकि अंतर होगा तो निश्चित रूप से एक देश जो है वो दूसरा देश जो है वो पिछड़ता चला जाएगा। तो ऐसे में जो है निश्चित रूप से वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है उसके लिए। तो अगर सामूहिक रूप से हर देश की जो है कि अर्थव्यवस्था अच्छी है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था भी जो है उसी हिसाब से जो है आगे बढ़ती रहती है और उसका फायदा जो है सभी जो है सदस्य देशों को मिलता रहता है। लेकिन किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था कमजोर है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है वो प्रभावित करती है, क्योंकि देखिए उस देश के हालात गंभीर होते हैं, देश के हालात गंभीर होते हैं तो उसको ज्यादा जो है कि अपने पे कर्ज लेना पड़ता है। वो जो है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये फोरम है जहां हर देश को कंट्रीब्यूट करना है फाइनेंशियली भी और अपने जो है रिसोर्सेज के थ्रू भी जो है, तो उस तरह से वो इस स्थिति में नहीं होता है कि वो जो है कि और दूसरे देशों की मदद कर सके। तो ऐसे में जो है कि पूरा ये जो एक ग्लोबल एक इक्वलिटी की बात कही जाती है वो जो चीजें कमजोर पड़ती चली जाती है। जी दीपक राय जी, किसी भी देश का अगर नेता होता है या PM होते हैं, भारत की बात करते हैं, अगर PM मोदी वहां पर जाते हैं और अपनी जो भी बात है देश की जो भी समस्याएं वहां पर रखते हैं,
अगर उन समस्याओं का कोई हल निकलता है या नहीं निकलता है तो बाद की बात होती है, लेकिन इससे क्या जो देश की जो राजनीति है इस पर भी क्या कोई असर पड़ता है इसका? नहीं, देखिए सही बात है। अगर ये अपनी बातें रखते हैं और अपनी बातें मनवाने सफल हो जाते हैं विश्व मंच पे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। शायद फिर वो एक तरह से बीजेपी जो है उसको भी इनकैश कराने की कोशिश करेगी कि हमारी वजह से ये चीज हुई, पूरे वर्ल्ड में हमारी समस्या सुनी गई। आज देखिए सबसे बड़ी चीज है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ है, उसकी वजह से रूस ने सभी देशों को और देशों को जो है तेल देना बंद कर दिया, लेकिन भारत के साथ इसका जो है आपूर्ति चलती रही। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो आप ये कहिए कि अगर भारत की तरफ से कोई पहल होती है और उसको अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी भी विश्व मंच पे, तो वो एक उपलब्धि मानी जाती है और उस पार्टी को शायद वो इनकैश कराने की कोशिश करती है जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए सबसे बड़ी चीज जो आज समस्याएं जो है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे स्वास्थ्य समस्याएं हो, चाहे वो ऊर्जा की समस्या हो, तो सभी से पूरा विश्व आज सबसे बड़ी चीज है कि पूरा एक जो ग्लोबल विलेज की बात हुई है, तो हम किसी से कोई भी देश जो है पूरे और देशों से हट के नहीं अकेले रह सकता है। तो कोई भी कहीं भी घटना होती है तो उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है, खासकर जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज में, चाहे अमेरिका हुआ, चाहे रशिया हो, चाहे पूरे यूरोप में कोई भी घटना होगी तो पूरे विश्व के जो देश है सभी प्रभावित होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कहीं कहीं। तो आप इसीलिए सबसे बड़ी चोरी ये है कि सभी राष्ट्र एक साथ मिलकर सभी समस्याओं पे डिस्कस करें, उसके समाधान पर खोजने की कोशिश करें। जैसे एक बहुत अच्छी पहल हुई है जो ये महामारी से निपटने का एक फंड का ऐलान हुआ है 1.4 अरब डॉलर का, ये बहुत अच्छी पहल है। कोई भी इस तरह की बीमारी आती है तो सभी जो एक फंड बने जिससे उस बीमारी को लड़ने के लिए एक तरह से जो एक आर्थिक उसकी जरूरत होती है तो उसमें सहायता मिले। तो ये सभी एक तरह से पहल का जो है मतलब उस नेता को भी, उस पार्टी को भी फायदा मिलता है, जो आगे आने वाले मतलब घरेलू राजनीति उसको प्रभाव पड़ता है। जी करुणी सिंह जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से जब वहां पर बातचीत होगी पीएम मोदी की, वो चाहे व्यापार के मुद्दे को लेकर हो या कोई भी अगर द्विपक्षीय बात होती है किसी देश से, तो क्या जो पड़ोसी देशों में जो आतंकवाद पनप रहा है भारत में, कहीं ना कहीं आतंकवादी जो घटनाएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, इसका भी असर वहां पर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए आतंकवाद के लेके भारत की एक कंसिस्टेंट नीति रही है कि भारत आतंकवाद के विरोध में है और आतंकवाद के विरुद्ध भारत ने बहुत पहले लगभग 25 साल 96 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म का यूएनओ में प्रस्ताव रखा था, वो आज तक पास नहीं हुआ है। तो भारत ये चाहता है कि आतंकवाद को हम सब समझें और उसके लिए कुछ मापदंड तय कर लें, भाई इन एक्टिविटीज को हम आतंकवादी कहेंगे, क्योंकि आतंकवाद इतना कंट्रोवर्शियल है कि कुछ स्टेट हैं वो भी आतंकवाद को एम्प्लॉय करते हैं एक अपनी कूटनीति के रूप में या एक साधन के रूप में अपने हितों की पूर्ति के लिए। तो भारत ये चाहता है कि आतंकवाद को लेके कोई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बने और उसके लिए G20 है एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद को लेके एक सर्वमान्य नीति बनाए जिसको सब देश स्वीकार करें। अभी तक ये स्थिति नहीं बनी है और भारत का ये पुराना प्रस्ताव है, तो निश्चित रूप से भारत आतंकवाद को लेके वहां बातचीत करेगा और मुझे लगता है दुनिया के देश इससे सहमत भी हो जाएंगे, क्योंकि पश्चिमी देश हैं वो चीन से ज्यादा सहमत नहीं है, रशिया से वो आइसोलेट कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि चीन को कन्विंस किया जाए कि नॉर्थ कोरिया को वो समझाए और नॉर्थ कोरिया जिस तरह की गतिविधि और मिसाइल का परीक्षण कर रहा है उससे जापान और साउथ कोरिया अफेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह की गतिविधियां नहीं करे। ये निश्चित रूप से पश्चिमी देश करेंगे और बाइडेन भी करेंगे। तो इससे पहले जो अभी आसियान की मीटिंग हुई अभी इसी हफ्ते पिछले हफ्ते ही, तो उसमें भी बहुत सी बातें सामने आई हैं और उनका जो छाया है वो इस पे G20 पे भी पड़ेगा, क्योंकि आसियान देशों को अमेरिका ये चाहता है कि चाइना के प्रभाव से किसी न किसी रूप में निकाला जाए। वो आसियान पिविट साउथ ईस्ट एशियन पिविट की पॉलिसी पुरानी पॉलिसी है ओबामा के टाइम की अमेरिका की, तो उस नीति को भी वो अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि चीन का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में कम से कम हो। तो इस सब को देखते हुए कि कोई भी देश आतंकवाद को प्रमोट नहीं करे, चाहे चीन हो चाहे साउथ कोरिया हो, और उसके लिए भारत एक ऐसा देश है जो पश्चिमी देशों को भी सहमत कर सकता है
और जो रशिया और चीन है उनको भी सहमत कर सकता है। तो भारत एक ब्रिज मेकिंग का काम कर सकता है। और मुझे लगता है कि आतंकवाद को लेके कोई सर्वमान्य सिद्धांत या सर्वमान्य परिभाषा बना ली जाए, और जिससे विश्व में कहीं भी आतंकवाद हो, चाहे कोई राज्य एक आतंकवादी राज्य के रूप में या एक साधन के रूप में आतंकवाद को यूज करे अपने हितों की पूर्ति में, तो उस पे भी कोई न कोई प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन भारत की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, जो कुछ हो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं और जो उद्देश्य हैं, तो यूएनओ के जो प्रिंसिपल्स हैं, पर्पज हैं, उससे बाहर भारत नहीं जाना चाहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अबाइडिंग फेथ है, और भारत ये चाहेगा कि आतंकवाद के लिए कोई सर्वमान्य नीति अपनाई जाए विश्व में, और जिससे हिंसा का वातावरण कम से कम हो। ये निश्चित रूप से भारत करेगा, और ये कंसिस्टेंट नीति है भारत की, कोई नई नीति नहीं होगी। लेकिन उसको और अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास हो सकता है G20 में इस तरह का कुछ हो कि जो बाइलेटरल बात करेंगे द्विपक्षीय, उसमें भी दुनिया के नेताओं को कन्विंस करें भाई विश्व में आतंकवाद की समस्या है, उसको केवल भारत ही प्रभावित नहीं होता, पूरी दुनिया प्रभावित होती है, और फिर विकास भी प्रभावित होता है। जहाँ आतंकवाद होता है वहाँ विकास भी नहीं होता है, गरीबी भी बढ़ती है। तो भारत निश्चित रूप से इस दिशा में कोई न कोई सार्थक प्रयास करेगा। सफलता मालूम नहीं कितनी मिलती है, क्योंकि अभी भी विश्व में एक सुदृढ़ता का वातावरण नहीं है। पेंडेमिक को लेकर सुदृढ़ता नहीं थी, अब सुरक्षा को लेकर सुदृढ़ता नहीं है। दुनिया एक तरह की विभाजित है, और उसमें भारत एक ब्रिज मेकिंग का काम कर सकता है, और भारत की पहल होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। जी पीयूष पंत जी, जिस प्रकार से देखा जाए हमारा देश जो पड़ोसी पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमेशा आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उनको अंजाम देता रहता है, लेकिन सामने यह भी खबरें आती रहती हैं कि जो चीन है उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं करता रहता है। क्या G20 शिखर सम्मेलन में भारत इन सब जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो या चीन का समर्थन का मुद्दा हो पाकिस्तान को, इसको लेकर क्या कुछ अहम वहां बातचीत हो सकती है इस पर? देखिए संदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है वो एक गंभीर मसला और लगातार बहुत समय से हो रहा है। और भारत भी, खासकर मोदी जी लगातार जो है कि हर फोरम में इस बात को उठाते हैं, आतंकवाद के मसले को उठाते रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए ये एक जियो पॉलिटिकल इशू है, और क्योंकि बहुत से कंट्रीज है, खासकर जो है कि आप देखिए सोवियत यूनियन ने जो है कि अफगानिस्तान में वही उन्हीं लोगों को प्रेशर दिया, आगे बढ़ाया गया उन लोगों को, और फिर उसके बाद उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो आतंकवाद के पीछे बहुत सा जो है कि बहुत सी ताकतें हैं, इंटरनेशनल ताकतें हैं, क्योंकि वो अपने अपने जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से काम करती हैं। तो पाकिस्तान को प्रेशर देती है, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसको अनदेखा कर देती हैं। रूस भी जो है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवाद को अनदेखा कर देता है, क्योंकि चाइना के संदर्भ में जो है रूस के इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, वो अपने पाले में करना चाहता है। तो ये तमाम चीजें इसी वजह से जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है एक मजबूत रवैया जो है कि वैश्विक स्तर पे नहीं अपनाया जा रहा है, क्योंकि उनके अपने अपने इंटरेस्ट जो है वो देशों के जो है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर साउथ एशिया में जो है कि कभी अमेरिका जो है वो चाहता था पाकिस्तान को अपने उसके पाले में था पाकिस्तान, अब जो है कि रूस और चीन जो है वो उसको अपने तरफ करने पे लगे हुए हैं, और इसलिए जो है कि वो एक नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये गंभीर मुद्दा है, लेकिन निश्चित रूप से भारत हमेशा से जो है कि ये मुद्दे उठाता रहा है। इस बार जो G20 है उसमें ये मुद्दा उस तरह से रखा तो नहीं गया है, क्योंकि दूसरे और मुद्दे रखे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी जो है इस बात को वहां उठाने का कोशिश करेंगे, और फिर से बात कहेंगे कि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है, और ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे न केवल विकास अवरोधित होता है, बल्कि जो है कि तमाम जो है एक अशांति का वातावरण और एक अनिश्चितता का वातावरण जो है वो पैदा होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी इस बात को उठाते रहे हैं, यहाँ उठा सकते हैं, लेकिन जो वहां का एक एजेंडा जो है उसमें ये इस बार स्पेसिफिकली जो है आतंकवाद को नहीं रखा गया है। उसमें क्लाइमेट चेंज का मामला है, उसमें पोस्ट पैंडेमिक जो हेल्थ है उसको लेके है, उसमें एनर्जी का मामला है वो है, तो ये तमाम मुद्दे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मामला है वो है, ये तमाम चीजें, डिजिटलाइजेशन का मामला है, वो टेक्नोलॉजी का मामला है, ये तमाम जो मुद्दे रखे हैं
ज्यादा इस पर डिस्कशन होगा। लेकिन आतंकवाद भी एक जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है मोदी जी जो है इस बात को उठाने में वहां पे कोशिश करेंगे। जी दीपक राय जी, जिस प्रकार से अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जो ग्लोबल बड़े मुद्दे होते हैं, वैश्विक मुद्दे होते हैं, अगर उनको उठाता है, अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियां हैं वो सरकार पर हावी हो जाती हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे उसमें छूट जाते हैं जो देश के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उन मुद्दों को सरकार नहीं उठा पाती है कि कहीं विपक्ष उन पर हमलावर ना हो जाए, कुछ ऐसे मुद्दे छूट जाते हैं। ये सब जो गतिविधियां होती हैं विपक्ष की तरफ से, या देश के लिए कितनी घातक हो सकती हैं? देखिए संदीप जी, सबसे बड़ी चीज है जो G20 में जो एजेंडा अगर आप देखिए तो जितनी एजेंडा के सब्जेक्ट है सभी, मतलब उससे पूरा विश्व जो है वो जूझ रहा है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो। तो इसका रीजन तो वही है, तेल जो रूस है, यूक्रेन जो है, जो ये तो उसकी वजह से ही है। तो आप ये कहिए कि कोई मुद्दा छूटा, घरेलू मुद्दा वहां पे कोई छूटा, तो मैं तो नहीं मान सकता, और खासकर विपक्ष भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जितनी आप चाहे महंगाई, बेरोजगारी, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, तो उससे पूरा विश्व जूझ रहा है। तो उसी के समाधान के लिए G20 बैठक हो रही है। तो और भी जो मुद्दे, चाहे क्लाइमेट चेंज के हों, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं के हों, लेकिन तो मैंने कहता जितने मुद्दे सभी पूरे विश्व को आपने ये तो बात सही कही कि जो बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है उससे पूरा विश्व झेल रहा है। लेकिन आप भारत की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि जो विपक्ष है वो सरकार पर कितना हावी रहता है इन चीजों को लेकर, इसलिए मैंने सवाल किया आपसे। नहीं तो देखिए, विपक्ष तो हमेशा सरकार को दोषी ठहराता है। तो सरकार तो बाहर जाके ये नहीं कहेगी कि मेरे यहाँ इंडस्ट्री लगाओ डायरेक्टली। तो सबसे बड़ी ये तो सरकार का अपना वो है कि क्या इनिशिएटिव रहती है अपने उस पर। हाँ, लेकिन ये है कि सरकार का जो अभी ऋषि सुनक से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है तो उससे फायदा होगा। चाहे और भी जो कंट्रीज से ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, तो इस तरह की इनिशिएटिव जो है वो विपक्ष चाहता है, वो शायद गवर्नमेंट कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन जितना आना चाहिए इन्वेस्टमेंट देखा जाए शायद उस हिसाब से नहीं आ रहा, तो विपक्ष उस मुद्दे पे गिर सकता है। अगर ये देखा जाए कि कितने करोड़ अरबों रुपए के एग्रीमेंट हुए और कितनी इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो वो अगर डाटा मांगा जाए तो शायद उसमें सरकार को शायद कहीं कहीं घेरा जा सकता है। तो विपक्ष की अपनी मांग जो जायज है और विपक्ष मांग करती चाहिए। जी करुणी सिंह जी, देखा जाए जिस प्रकार से पीएम मोदी वहाँ पर बात करेंगे, चाहे विकास के मुद्दे हों, स्वास्थ्य के मुद्दे हों, कई सारे मुद्दों को लेकर वहाँ पर गए हैं। लेकिन अगर कोई भी वहाँ पर बात बन जाती है किसी देश के साथ, अगर बढ़िया अच्छी खासे रिश्ते होते हैं वहाँ पर, तो अगर वहाँ से निवेश भारत में होता है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी देश के अंदर। लेकिन जो आपने बताया थी कि शिक्षा का जो स्तर है, आप ब्रिटेन की बात कर रहे थे कि वहाँ ब्रिटेन में जो शिक्षा नीति है कुछ अलग है, भारत की शिक्षा स्तर है वो काफ़ी गिरा हुआ है। इसको लेकर भी क्या भारत में कोई ना कोई नई नीति बनानी चाहिए, शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ सके, ताकि जो ब्रिटेन जैसे देश जहाँ पर जो आपने बताया था कि छात्रों को एडमिशन नहीं मिलता है, जो तमाम समस्याएं हैं देश के अंदर जो पनप रही हैं, ऐसी हो ही ना? देखिए ऐसा है, इस तरह का जो बहुपक्षीय संगठन होता है उसमें भारत का नहीं किसी भी देश का नेता जाता है तो देश की जो आंतरिक कमियां हैं उनको उजागर न करके देश की उपलब्धियां बताता है कि हमारे देश की ये उपलब्धियां हैं और आगे हम ये करने जा रहे हैं और हम मिलके ये काम इस तरह से कर सकते हैं, ये करते हैं। तो जो भारत की आंतरिक समस्याएं हैं, जैसे आप बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो वहां जाके प्रधानमंत्री ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कहा भी नहीं जाता है। लेकिन वहां जो डिसीजन होंगे उनका एम्प्लॉयमेंट पे, भारत के विकास पे, भारत की शिक्षा पे और भारत के स्वास्थ्य संबंधी नीतियां उन पे प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता है। तो प्रत्यक्ष रूप से उन बातों को नहीं उठाया जाता है। और जहां तक आपने बताया कि शिक्षा के बारे में ब्रिटेन की नीति है, तो ये ब्रिटेन की नीति को लेके भारत में इसके लिए अलग अलग जो संगठन है वो डिमांड कर रहे हैं कि ब्रिटेन को इस तरह की नीति नहीं अपनानी चाहिए कि केवल जो ग्लोबल रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स आते हैं उन्हीं को ब्रिटेन की अच्छी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दें। तो ये तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री द्विपक्षीय मुद्दे के रूप में ऋषि सुनक के सामने उठाएंगे। लेकिन जो आप निवेश की बात कर रहे हैं तो निवेश इससे प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, लेकिन जो समझौते होंगे या जो वहां नीति बनेगी वैश्विक सुदृढ़ता की या वैश्विक सुरक्षा की, तो उससे एक निवेश का वातावरण बनेगा और भारत के बारे में एक ब्राइट पिक्चर रखेंगे कि भारत में निवेश है वो सुरक्षित है, भारत निवेश को प्रमोट कर रहा है, भारत में बिजनेस करना बहुत आसान है। तो ये सब चीजें हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सामने रखेंगे कि भारत में निवेश पूर्णतः सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत का वातावरण अच्छा है निवेश के लिए और भारत
अगर कोई निवेश करता है तो उसके लिए भारत में किस तरह की हम सुविधाएं देंगे, वो सब बातें वहां करेंगे। और उससे हो सकता है कि कुछ प्रेरित हो कुछ देश और भारत के नजदीक, क्योंकि जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, तो भारत के साथ बहुत नजदीक अच्छा निवेश कर रहे हैं। इवन चीन के साथ भी भारत के आर्थिक मामलों को लेके कोई बहुत विवादास्पद मामला नहीं, चीन का साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो भारत ये चाहता है कि विश्व में एक तरह का कोई कॉमन एजेंडा बने, वैश्विक विकास का, वैश्विक सुरक्षा का, वो प्रयास भारत का रहेगा। और जो ध्रुवीकरण हो रहा है, एक के विरुद्ध दूसरा, दूसरे के विरुद्ध तीसरा, वो वातावरण नहीं बने। इसके लिए मुझे लगता है कि भारत का कोई सार्थक प्रयास होगा और भारत को उसमें सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा। लेकिन अगर हमारे विरोधी दल वो कहते हैं कि इतना सफलता हुई, इतनी असफलता हुई, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विरोधी दल होते हैं तो वो शासक दल का नेता होता है, जो प्रधानमंत्री होता है या सरकार होती है, सरकार की कमियों को उजागर करते हैं और कमियों के द्वारा वो अपने पॉलिटिकल कैपिटल बनाने की कोशिश करते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये चीजें यूज होती हैं। तो अपोजिशन वाले हैं वो अपनी भूमिका निभाएंगे, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि जो विरोधी दल अगर प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में या भारत की सरकार के अगेंस्ट में कोई बात कहते हैं तो वो देशद्रोही है। देशद्रोही नहीं है, वो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का पार्ट है, लेकिन वो स्वस्थ प्रजातंत्र होना चाहिए। वो आधारहीन आरोप नहीं होने चाहिए, उनका कोई आधार होना चाहिए। अगर भारत सरकार वहां कुछ डिसीजन लेती है या कोई किस तरह का समझौता करती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, साइंटिफिक तरीके से असेस करें। केवल ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन से आरोप लगाएं और सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि भारत वहां अच्छी भूमिका निभाएगा और हमारे विरोधी दल भी कोई इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे कि अननेसेसरी, जिसका कोई आधार नहीं है, आधारहीन आरोप सरकार पे लगाएंगे कि भारत सरकार ने या भारत का जो प्रतिनिधि मंडल था उसने वहां ये सही नहीं किया। तो वो अगर सही क्रिटिसिज्म होता है वो राष्ट्र के विकास के लिए, एक स्वस्थ राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। और वैसा ही मुझे लगता है कि हमारे जो विरोधी दल हैं वो भी करेंगे और हमारी सरकार वहां पे जो विश्व का एक ध्रुवीकरण का वातावरण है उसको सुदृढ़ता में बदलने का प्रयास करेंगे। जी पीयूष पंत जी, जैसा कि बताया कि जो विरोधी होते हैं, कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं विरोध होता है, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। तो कोई भी अगर मुद्दा उठता है तो विरोध करना है। अगर वो विरोध कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश के खिलाफ जा रहा है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जहां पर विरोध नहीं करना चाहिए। वो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जब विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें विरोध होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर चीज के संदीप जी जो है कि दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक, नकारात्मक। तो कोई अगर कदम सरकार उठाती है, जो मुद्दा है, कोई भी मुद्दा है, उसका निश्चित रूप से जो है कि एक दूसरा पक्ष भी होगा उसका। तो इसलिए अब इसमें ये जो विपक्ष की एक मैच्योरिटी है, उसकी समझदारी है कि वो जो देखती है कि उसमें कहाँ वाकई गड़बड़ियां हैं, तो उसको लेके वो अगर अपना विरोध प्रदर्शित करती है या ये बात प्रदर्शित करती है कि नहीं, सरकार जो ये करने जा रही है वो उतना सही नहीं है जितना कि सरकार इसके बारे में कह रही है, तो निश्चित रूप से वो सही है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कभी कभी कि जो विपक्ष जो अपने को सक्रिय दिखाने के लिए जो है वो कुछ ऐसे मुद्दे उठा लेता है जो उतने ज्यादा जो है कि कमियां उसमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है कि वो एक आक्रामक रुख अपना लेता है सिर्फ इसलिए कि वो विपक्ष में है और उसको सरकार का विरोध करना है। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष को भी अपनी जो है कि एक उपस्थिति दर्ज कराने का एक अधिकार है और कराना भी चाहिए। लेकिन खामखा के लिए जो किसी मुद्दे को नहीं खींचना चाहिए। हाँ, लेकिन जहां पे सरकार अगर गलत रास्ते पे जा रही है या किसी सरकार द्वारा उठाए गए किसी कदम में कोई खामियां हैं, तो निश्चित रूप से ये उसका कर्तव्य बनता है विपक्ष का कि वो उस बात को जनता के पक्ष में लेके आए सामने और सरकार को ये बताए कि हाँ, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप जो है जैसे कि अभी कि आप जो है देश के खिलाफ जा रहे हो या आप सरकार के खिलाफ जा रहे हो, तो वो करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि कभी कभी ऐसा होता है, वही मैंने कहा कि उत्साह में या विपक्ष को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है तो वो मुद्दों का विरोध करने लगता है। लेकिन
ये भी होता है कि अगर विरोध न किया जाए तो सरकार को लगता है कि उसका जो है कि हर कदम जो है सही है, तो सरकार में एक जो है कि हम कहें एरोगेंस पैदा हो जाता है कि वो जो कुछ कर रही है सब कुछ सही कर रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष जो है ये बताता रहे कि नहीं आप सब कुछ सही नहीं कर रहे हो, आप कुछ गड़बड़ भी कर रहे हो। इसलिए विपक्षी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए पीयूष पंत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, आपने अपना कीमती समय एनवी न्यूज को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दीपक राय जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी बाली पहुंच चुके हैं। राजधर में मेरे साथ इतना ही, बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।